हेलो गैस, तो हम लोग आ गए एक नए वीडियो पर और आज हम लोग देखने वाले हैं बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराने वाला हूं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ से पढ़ के जाते हैं तो आप एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन करने वाले हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन हो जाए तो पूरे वीडियो में बने रहिए। निश्चित आप उतना बेहतर करने वाले हैं जितना आप खुद से वादा नहीं करते हैं। अगर प्रॉपर वीडियो को वॉच करते हुए चलते हैं तो आपके एग्जाम में 70 में 70 सही होने वाला है। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जो आपसे नहीं बने। ऐसा हो ही नहीं सकता है। आपके एग्जाम में 70 में 70 बनेंगे अगर प्रॉपर वीडियो को वॉच करते हुए चलेंगे तो। एक भी एक रत्ती सा भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपके एग्जाम में छूट जाए। उसके लिए करना क्या है कि प्रॉपर वीडियो को वॉच करना है। अगर प्रॉपर वीडियो को वॉच करते हुए चलते हैं तो आपके एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, चाहे ऑब्जेक्टिव्स को लेकर या सब्जेक्टिव। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं बने। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन हम लोग समझते हुए चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि परागण क्या है। तो पौधों में लैंगिक जनन के दौरान पराग कणों का पराग कोश से निकलकर मादा के प्रजनन वर्तिकाग्र तक पहुंचने तक, मतलब क्या है कि मान लीजिए कि ये क्या है, पुष्प का पुंकेसर है और ये स्त्री का क्या है, स्त्री केसर है। तो यहाँ से कोई परागण निकला और ये वर्तिकाग्र पर जाकर गिर गया, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परागण के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। ध्यान रखिएगा। तो ये परागण इसे हम लोग कहते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि परागण कितने प्रकार के होते हैं। तो परागण दो प्रकार का है, एक होता है स्वपरागण, दूसरा है पर परागण। तो देखिए, जब परागण की क्रिया एक ही पुष्प में मौजूद नर और मादा अंगों के बीच होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्वपरागण। देखिए, कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि कोई पुष्प है, यहां से परागण निकला और इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर गया, दूसरे पुष्प में नहीं गया। नहीं समझे आप लोग। मान लीजिए कि कोई पुष्प है जिसमें स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों एक ही में है, यहां से क्या हुआ, परागण निकला और इसी में आके क्या हो गया, गिर गया। तो इसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, तो इसको हम लोग स्वपरागण के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। ध्यान रखिएगा। और ये अगला है कि पर परागण क्या होता है। तो जब परागण की क्रिया दो पुष्पों के नर और मादा प्रजनन अंगों के मध्य होती है, मतलब क्या है कि मान लीजिए कि कोई पौधा है और ये दूसरा पौधा है, यहां से परागण निकल के दूसरे पौधों पे जाए तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पर परागण कहते हैं। स्वपरागण एक ही पुष्प में जब स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों एक ही पौधे में होंगे तो उसको हम लोग स्वपरागण बोलते हैं। लेकिन एक पुष्प से दूसरे पुष्प में स्थानांतरित होगा तो उसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, तो उसको हम लोग स्वपोषण के नाम से, पर पोषण के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि पर परागण को बढ़ावा कौन देता है। तो पर परागण को बढ़ावा देने वाला है स्वबंध्यता है और इसके साथ साथ कौन है, उभयलिंगी है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि पर निषेचन से आप क्या समझते हैं। तो इसमें एक पुष्प के परागण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर क्या होता है, स्थानांतरित होता है। मतलब क्या, मैंने वही बोला कि ये पुष्प नंबर 1 है और ये पुष्प नंबर 2 है। यहां से कोई परागण निकला और यहां दूसरे पौधों के वर्तिकाग्र पर जाके क्या हो गया, गिर गया। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पर निषेचन के नाम से जानते हैं। और मैं ये कहता हूं कि 2025 में पर निषेचन आएगा तो आएगा, इसलिए प्लीज इसको ध्यान रख लेना है। देखिए, मैं जो भी बताऊंगा उसको बड़े ध्यान से अगर देखते हुए चलेंगे और याद करते हुए चलेंगे तो आप एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन करेंगे। एग्जाम में एक रत्ती सा भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगला क्या कि स्वपरागण और पर परागण में अंतर स्पष्ट करिए। तो देखिए, स्वपरागण किसे कहेंगे, तो इसमें परागकणों का स्थानांतरण एक ही पुष्प में होता है और इसमें क्या होता है, भिन्न भिन्न में होता है। मैंने बता ही दिया था कि मान लीजिए ये कोई पुष्प है, इसमें से निकला और इसी पुष्प में रह गया तो उसको हम लोग बोलते हैं स्वपरागण। और पर परागण में क्या होता है, इस पुष्प से निकला और दूसरे पुष्प में गया तो उसको बोलते हैं पर परागण। तो इसमें एक ही पुष्प में होता है और इसमें कितना होता है, दो भिन्न भिन्न पुष्पों की क्या होती है, जरूरत होती है। अब बताइए, यहाँ पे मैंने क्या बोला कि एक ही पुष्प से निकला और उसी पुष्प में रह गया तो यहाँ इसमें परागण की संभावना अधिक होती है। लेकिन यही यहां से निकलकर दूसरे पुष्प में जा रहा है तो हो सकता है रास्ते में कुछ नष्ट हो जाए जिसके कारण परागण की संभावना कम हो जाती है। तो देखिए, स्वपरागण में परागण की संभावना अधिक होती है और इसमें परागण की संभावना कम होती है। और इसमें नहीं थी
उत्पन्न गुणवत्ता कम होती है। देखिए इसमें क्या होगा, मान लीजिए कि एक ही पुष्प से निकल के उसी में चला गया है तो नए नए गुण नहीं आएंगे, लेकिन इसमें नए गुण उत्पन्न होने के चांसेस रहता है। पर परागण में नए नए गुण आते हैं लेकिन इसमें नहीं आते हैं। एक बात आप लोग को एक और बात याद रख लेना है कि स्वपरागण होता है, इसमें परागण जो होता है उसकी मतलब वो खराब होने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन इसमें नष्ट होने की संभावना बहुत अधिक होती है। इसमें परागण का नुकसान कम होता है स्वपरागण में, और पर परागण में नुकसान ज्यादा होता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है कि वायु परागण क्या है। तो कुछ पुष्पों में वायु के द्वारा परागण की क्रिया होती है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, वायु परागण कहते हैं। और इसके बाद याद रखना है कि वे पुष्प जिनमें वायु के द्वारा परागण की क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, वायु परागित पुष्प के नाम से हम लोग जानते हैं। इसका उदाहरण कौन है, कोन कर्व है, ये जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए आप लोग प्रॉपर पढ़ते चलिएगा, और देखिए ऐसा नहीं कि पूरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं और क्वेश्चन को हम लोग समझ ही नहीं रहे हैं, तो ऐसे करने से आप एग्जाम में बेहतरीन नहीं करेंगे। इसलिए आपको ध्यान रहे कि जो भी क्वेश्चन बताया जा रहा है उसको पढ़े ध्यान से आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि जल परागण क्या है। तो जब परागणों का स्थानांतरण जल के द्वारा होता है, जैसे टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट, इस सबों में के जल जो भी परागण होते हैं उसमें किसके द्वारा होता है, तो जल के द्वारा परागण की क्रिया होती है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, जल परागण कहते हैं। और जल परागण सामान्यतः जलीय पौधों में होता है। जितने भी जलीय पौधे होते हैं उसमें कौन सा परागण देखा गया है, तो जलीय पौधे में देखा गया है। अगला कीट परागण क्या है। तो जब परागण की क्रिया मधुमक्खियों, तितलियों, भृंग, पर्व इत्यादि के द्वारा जब होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कीट परागण कहते हैं। याद रखिए कौन सा परागण, कीट के परागण। वैसा परागण जिसमें जैसे में आप लोगों ने सरसों देखा होगा, उसमें परागण के किसके द्वारा, मधुमक्खियों के द्वारा। तो जब परागण की क्रिया कीट के द्वारा होगा तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो कीट परागण के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। अगला देखिए क्या क्वेश्चन है कि प्रवर्ता क्या है। तो इसका अर्थ है कि जब परागकोश वर्तिकाग्र के पहले परिपक्व हो जाता है। मान लीजिए कि कोई पुष्प है, इसमें क्या हुआ कि परागकोश वर्तिकाग्र से पहले, माने सबसे पहले विकसित कौन हुआ, परागकोश हुआ, और उसके बाद से कौन हुआ, वर्तिकाग्र हुआ। मतलब दोनों को परिपक्व होना है, लेकिन पहले परिपक्व परागकोश हुआ और बाद में वर्तिकाग्र हुआ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रवर्ता के नाम से जानते हैं। और वही देखिए स्त्री प्रवर्ता किसे कहते हैं, तो इसमें वर्तिकाग्र पहले परिपक्व होगा और परागकोश बाद में परिपक्व होगा। देखिए अगर परागकोश पहले परिपक्व हो जाए और वर्तिकाग्र बाद में हो जाए तो उसको प्रवर्ता कहते हैं, और पहले वर्तिकाग्र हो जाए और बाद में परागकोश हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्त्री प्रवर्ता के नाम से जानते हैं, याद रखेंगे। अगला देखिए क्या दे रखा है कि विपुंसन क्या है। तो जब हम एक पुष्प के कली को, यहाँ पे कली दे देना है, कली के पुंकेसर को समय से पहले काट देते हैं जिससे पुंकेसर वर्तिकाग्र तक नहीं पहुंच पाता है। देखिए क्या हुआ कि मान लीजिए कि यहाँ पे जो पुष्प निकले इसको काट के हटा दिए जिससे परागण इस पर अइबे नहीं करे, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विपुंसन के नाम से जानते हैं। अगला है कि बैगिंग या थैलीकरण क्या है। तो जब पुष्प, जिसमें पुष्प के वर्तिकाग्र को एक थैली से ढक देते हैं, जिससे मान लीजिए कि पुष्प है, इसके वर्तिकाग्र को हम थैली से ढक दिए हैं जिससे कोई बाहरी आके इस पर न पड़ जाए, जिसके कारण क्या हो जाए, नए पुष्प बन जाए। तो इस प्रक्रिया को हम लोग बैगिंग या थैलीकरण के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। अगला है कि सत्य फल क्या है। तो जब फल का निर्माण किससे होता है, अंडाशय से होता है, तो उसको हम लोग उसे क्या कहते हैं, सत्य फल के नाम से जानते हैं। अगला देखिए क्या है, असत्य फल का। तो जब फल का निर्माण अंडाशय से नहीं होकर किसी क्या पुष्पासन से होता है, किससे होगा, पुष्पासन से होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, असत्य फल या झूठा फल के नाम से जानते हैं। इसका उदाहरण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेब है, नाशपाती, अंजीर है, काजू है, स्ट्रॉबेरी भी याद रखिए। कौन सा, स्ट्रॉबेरी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी ये उदाहरण हैं आपको याद रख लेने हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अनिषेच जनित क्या है। तो वैसा पौधा जिसे निषेचन के बिना ही फल का निर्माण हो जाए उसे क्या कहते हैं, अनिषेक फलन कहते हैं। इसका उदाहरण क्या है, केला है, अनानास है, संतरा है, अंगूर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है कि असंग जनन क्या है। तो वैसा पौधा जिससे बिना युग्म के संलयन के ही बिना कई संततियों के विकास हो जाता है उसे क्या कहते हैं, असंगत जनन कहते हैं। जैसे साइट्रक और किस में होता है, आम में होता है। अगला है कि बहुभ्रूणता क्या है।
तो जब एक बीज के अंदर एक से अधिक भ्रूण पाए जाते हैं तो इस अवस्था को बहुभ्रूणता कहते हैं। और यह अवस्था में जिम्नोस्पर्म में ज्यादा मिलती है और आवृत बीज में क्या मिलती है, कम। देखिए एक ही बीज में एक से अधिक अगर क्या मिल जाएंगे, भ्रूण मिल जाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुभ्रूणता कहते हैं। और मुझे पूरा उम्मीद है कि ये जितने भी क्वेश्चन मैं बताया आप लोग बार बार रिवीजन कर लीजिएगा। और इतना ही क्वेश्चन रहने देते हैं और इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। आप लोग पढ़ते रहिए, तब तक के लिए जय हिंद।